Good morning students, welcome to online session. So students, in today's class we will be discussing about supply. Now what is supply? Supply refers to quantity of commodity, quantity of a commodity which a firm is willing to, or we can call it able to, sell at particular given price at a particular period of time. Okay. Now supply simply means quantity of a commodity which a firm, or we will talk about a single firm also, individual firm also, and the market supply also. Okay. So here we are simply talking about the supply. So supply refers to a quantity of a commodity which a firm is willing to sell or willing to offer at a given period of time at given price. प्राइस भी गिवन है आपको और पीरियड भी गिवन है. यहाँ कुछ चीज़ें हैं कि एक क्वांटिटी जो आपको ऑफर हो रही है, विलिंग टू है, ठीक है. जो भी आपका फर्म है वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको विलिंग है, वो देना चाहता है, वो सेल करना चाहता है अपने सामान की, अपनी क्वांटिटी, अपनी कमोडिटी की क्वांटिटी को. दैट इज सप्लाई. सो सप्लाई refers to the quantity of a commodity which a firm is willing to or able to sell at a particular given price at a particular period of time. टाइम पीरियड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि विलिंग टू ऑफर या विलिंग टू सेल है, कि वो क्या क्वांटिटी सेल करना चाहता है. दैट इज सिंपली द सप्लाई. नाउ सप्लाई इज ऑफ टू काइंड्स. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई and next is market supply. ओके. इंडिविजुअल सप्लाई में हम सिर्फ एक फर्म की बात करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक इंडिविजुअल है तो सिर्फ एक फर्म की बात करेंगे. बट मार्केट सप्लाई में हम ऑल फर्म्स की बात करेंगे. जितने भी फर्म्स हमारे मार्केट में हैं उन सबकी सप्लाई को हम मार्केट सप्लाई में कंसिडर करेंगे. बट इंडिविजुअल सप्लाई जो है हमारी, उसमें हम सिर्फ एक फर्म की सप्लाई को कंसिडर करेंगे. इंडिविजुअल सप्लाई सिंपली मीन्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज एबल टू और विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. Whereas market supply is simply all the firm of the market. जितने भी मार्केट में फर्म्स हैं, their willingness to sell their quantity of the commodity at a given time at a given price. यहाँ पे हम सारे फर्म्स का लेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ एक फर्म की बात करेंगे. Now यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है सप्लाई, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया. अब हमारे पास एक टर्म है दैट इज स्टॉक. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक? स्टॉक सिंपली मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज विथ अ फर्म. एक फर्म के पास जितनी भी क्वांटिटी है किसी कमोडिटी की, वो है हमारा स्टॉक. ओके. उसने वो चाहे अपनी इन्वेंट्री में रखी हो, चाहे वो उसको बेच रहा हो, वो पूरा स्टॉक है. बट सप्लाई क्या है? सप्लाई जो है वो क्वांटिटी है जो वो मार्केट में सेल करना चाहता है, जो वो मार्केट में एट अ गिवन प्राइस सेल करना चाहता है. स्टॉक क्या है? स्टॉक हो सकता है कि उसने कुछ क्वांटिटी निकाली हो सेल के लिए, कुछ क्वांटिटी उसने अपने यहाँ वेयर हाउस में रखी हो,
कुछ क्वांटिटी अभी जो है वो सोच रहा हो कि आगे फ्यूचर में हमें प्राइसेस और अच्छे मिलेंगे तब मैं सेल करूँगा, उनको वो होल्ड कर रहा है, उस प्राइस पे वो उसको नहीं बेच रहा है। ठीक है, तो सप्लाई और स्टॉक में यही डिफरेंस है कि स्टॉक क्या है, टोटल क्वांटिटी जो एक फर्म के पास है वो है किसी कमोडिटी की, तो वो हमारा स्टॉक है, जितना भी उसके पास क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी का। ठीक है, बट सप्लाई क्या है, सप्लाई वो क्वांटिटी है जिसे जो हमारा सेलर है, जो हमारा फर्म है, वो मार्केट में सेल करना चाहता है एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम। उस टाइम और प्राइस पे उसको वो सेल करना चाहता है, वो इच्छा रखता है, वो विलिंग है उस कमोडिटी को जो है मार्केट में उस प्राइस पे सेल करने के लिए। यही हमारा बेसिक डिफरेंस है सप्लाई और स्टॉक का। नाउ मूविंग फर्दर टू डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। First will be the own price. कमोडिटी की खुद की प्राइस जो है वो सप्लाई को इफेक्ट करती है। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। ऐसा क्यों है कि जब भी प्राइस किसी भी कमोडिटी का हाई होगा, सप्लाई इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि सेलर को लगेगा कि यही टाइम है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का। तो जो प्रॉफिट मोटिव होता है सेलर का, वो यहाँ पे और ज़्यादा इंकरेज करेगा सेलर को कि जैसे ही प्राइस बढ़े वो अपनी सप्लाई जो है क्या करे, इंक्रीज़ कर दे। और यही चीज़ वैसे वर्सा होगी कि अगर प्राइस घट जाएगा तो सेलर सप्लाई भी घटा देगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि कम प्राइस पे अगर वो सप्लाई बढ़ाएगा तो उसे लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो खुद की प्राइस है कमोडिटी की, वो सप्लाई को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि प्राइस और सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है। द सेकेंड डिटरमिनेंट इज प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। अदर कमोडिटीज़ हमारी सप्लाई को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। सपोज़ कोई सेलर है, वो राइस उगा रहा है, ठीक है, अपनी फील्ड पे, पर उसने क्या देखा कि वीट की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं और मार्केट में वीट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सेलर जो है क्या बोल रहा है, सेलर जो है वीट को बहुत हाई प्राइसेस में बेच रहा है। तो अब वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट सीज़न जो उसके पास पीस ऑफ लैंड है उस पर वो भी क्या करेगा, राइस को छोड़ देगा और वो वीट को हार्वेस्ट करेगा, वीट की क्रॉपिंग करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उसी पीस ऑफ लैंड पे जिस पे वो राइस को कर रहा था, राइस को छोड़ देगा और वो वीट की क्रॉपिंग करने लगेगा। तो जो प्राइस अदर कमोडिटीज़ की हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं हमारी सप्लाई को। और खर्चा बढ़ेगा तो हमें पता है क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो जब प्रॉफिट कम हो जाएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई कम कर देंगे। वही हमें पता चलेगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की प्राइस जो है वो कम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हम और ज़्यादा जो है सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारे लिए जो कॉस्ट है वो कम हो गया है और हम और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम सब जानते हैं जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करती है। अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो हमारा कॉस्ट जो है प्रोडक्शन में वो कम लगेगा और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। वहीं अगर हमारी टेक्नोलॉजी जो है डिमोट हो जाती है या उतनी इन्हांस नहीं हो पाती है तो हमारा ज़्यादा खर्चा लगेगा प्रोडक्शन में और हमारा ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बन पाएगा प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे हम सप्लाई कम कर देंगे। नेक्स्ट इज टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस। नाउ जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, अगर टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट मार्जिन हमारे प्रोड्यूसर का कम होगा, उसके लिए लॉस की सिचुएशन ज़्यादा होगी, उस समय वो सप्लाई घटा देगा। अगर
सेलर को देखता है कि गवर्नमेंट के टैक्सेस कम हो गए हैं, अब उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, तो वो क्या करेगा, वो जो है सप्लाई बढ़ा देगा और ज़्यादा प्रॉफिट के उम्मीद में। ओके, नाउ ये हमारे इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स थे। अगर हम मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स देखें तो उसमें हमारा फर्स्ट है नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में कितने फर्म्स हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स जो है एंट्री लेंगे तो वो प्रॉफिट का शो करेगा सिचुएशन प्रोड्यूसर के लिए। प्रोड्यूसर को लगेगा कि ये इंडस्ट्री या जो भी वो पर्टिकुलर कमोडिटी में प्रोडक्शन हो रहा है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो फर्म क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर है वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। और अगर उसे लगता है कि एग्जिट ज़्यादा हो रहा है किसी भी मार्केट से, तो मतलब वो पर्टिकुलर कमोडिटी में फ़ायदा नहीं है, वो क्या करेगा, वो सप्लाई कम कर देगा। नेक्स्ट विल बी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जैसे हम जानते हैं कि डिमांड में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट था, वैसे ही सप्लाई में भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगी किसी कमोडिटी की, तो वो अभी सप्लाई रोक देगा और आगे फ्यूचर में क्या करेगा, वो सप्लाई बढ़ाएगा। जैसे आप इसको होल्डिंग भी कहते हैं कि आप प्याज की, जैसे आपने देखा होगा कि एक टाइम पे प्याज 100 रुपये किलो हो जाता है। उस समय क्या होता है, उस समय जो भी सेलर्स होते हैं प्याज के, वो प्याज जो है पहले तो वो रोकते हैं, ठीक है, मार्केट में क्या करते हैं, प्याज की कमी बनाते हैं, फिर मार्केट में प्याज की प्राइस बढ़ने लगती है। जब प्राइस बहुत हाई हो जाती है तब वो सेलिंग शुरू करते हैं। तो ऐसे ही एक प्रोड्यूसर है वो सोचेगा कि अभी मैं 15 दिन बाद प्राइसेस बढ़ जाएगी तब बेचूंगा, तब मैं सप्लाई करूंगा, तब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पे ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है वो काम कर रहा है। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि नियर फ्यूचर में प्राइसेस घट जाएंगी तो वो क्या करेगा, वो अभी सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पता है कि नियर फ्यूचर में जब प्राइसेस घट जाएंगी तो अगर वो सप्लाई बढ़ाएगा तो उसके लिए टोटल लॉस की कंडीशन रहेगी, क्योंकि जितना भी वो सप्लाई करेगा उसको उस लेवल का प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा ना। तो वो इस समय जो करंट पीरियड में जो है वो अपना सप्लाई बढ़ाएगा और वो आने वाले पीरियड में जो है सप्लाई बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव होंगे अगर, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि एक सामान एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जल्दी पहुंच पाएगा और उसकी वजह से क्या, ज़्यादा प्रॉफिट की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो पाएगी प्रोड्यूसर के लिए। वहीं अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन उतने डेवलप नहीं है और उस समय अगर सप्लाई को बढ़ाना या घटाना बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन हो सकती है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, दीज वन आर द इंडिविजुअल्स एंड दीज वन आर ऑफ द मार्केट सप्लाई। ओके, नाउ मूविंग फर्दर we will be discussing supply function. Supply function simply shows the relationship between supply and factor affecting it. Okay, so supply equals to functional relationship, price, खुद की commodity का खुद का price, ठीक है, price of other goods, प्राइस ऑफ इनपुट, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट टैक्सेस, जीटी से हम इसको शो कर सकते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन,
number of firms in the market and transportation and communication. These are the factors that will affect the supply. जो डिटर्मिनेंट्स थे हमारे सप्लाई के, उन्हीं को हमने यहाँ पे एक फंक्शन की तरह लिख दिया है कि हमारा सप्लाई है किसी कमोडिटी का, उस पे ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, वो इफ़ेक्ट कर रही हैं. प्राइस, कमोडिटी की खुद की प्राइस, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, प्राइस ऑफ द इनपुट, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट टैक्सेस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. नाउ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ फर्म्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसको इफेक्ट करती हैं, हमारी सप्लाई को. सप्लाई फंक्शन क्या है, सप्लाई फंक्शन शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर इफेक्टिंग इट. जो भी फैक्टर हैं उसको इफेक्ट करते हैं. नाउ सप्लाई को, इसमें एक हमारा होगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व and next will be market supply curve. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में हमारे पास सिर्फ एक फर्म का सप्लाई कर्व रहेगा. वहीं मार्केट में जितनी मार्केट सप्लाई कर्व में मार्केट में जितने भी फर्म्स रहेंगे उन सभी फर्म्स का सप्लाई कर्व हमारे पास होगा. यहाँ पे हम पहले इंडिविजुअल सप्लाई कर्व देखेंगे तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है. प्राइस है 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25. ओके, आप इसे ग्राफ पे अगर ड्रॉ करोगे यू विल टेक क्वांटिटी supplied and here it will be price. So here it will be 5 10 15 20 25. Okay, and here it will be 1 2 3 4 5. अब अगर आप बनाते जाओगे तो आपको एक अपवर्ड पॉजिटिव कर्व मिलेगा सप्लाई कर्व का. ओके, अब अगर हम मार्केट सप्लाई कर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपको किसी एक का दिया हुआ है, ऐसे आपको और सारे फर्म्स का भी सप्लाई कर्व दिया होगा. सपोज इसी सेम शेड्यूल पे हम मार्केट सप्लाई कर्व भी देखेंगे. यहाँ पे ये ए का दिया हुआ है, ये क्वांटिटी सप्लाइड हम बी की देखते हैं तो यहाँ पे है 10 20 25 35 40 और प्राइस क्या है हमारी, अगेन वही 1 2 3 4 एंड 5. हियर हमें अपना शेड्यूल थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा. इट विल बी 30 35 एंड 40. ओके, अब अगर हम करें तो 1 पे 10 है, ओके 2 पे 20 है, ओके 3 पे 25 है, ओके 4 पे 35 है एंड 5 पे 40 है. इन डॉट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसा सप्लाई कर्व मिलेगा फर्म बी का और ये हमारा फर्म ए का है. इन दोनों का समेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मार्केट सप्लाई कर्व मिल जाएगा. मार्केट सप्लाई 10 + 5 15 20 + 10 30 20 + 5 + 15 it will be 40. Next will be 35
plus 20 it will be 55 and next will be 40 plus 25 it will be 65. तो प्राइस क्या थी हमारी 1 2 3 4 5. इस प्राइस पे हमें ये मार्केट सप्लाई मिलेगा. इन दोनों कर्व्स का हम समेशन करेंगे तो हमें मार्केट सप्लाई कर्व भी मिल जाएगा. बस इसी ग्राफ को आप और ज़्यादा आगे बढ़ा लोगे. 45 50 55 okay and 60 and lastly 65. okay, now 1 पे we got 15 ms, 2 पे we got 30 ms, on 3 we got 40 ms, on 4 we got 55 ms and lastly on 5 we got 65 ms. Now joining all these ms, market supply, we got this market supply. बोर्ड पे थोड़ा सा डायग्राम आपको देखने में ऊपर नीचे हो गया होगा. When you will draw this in your copies with lines, that this graph will be look more appropriate. जब आप कॉपी पे बनाओगे इस ग्राफ को तो वो बढ़िया से दिखेगा आपको. So we can see individual supply curves and here we can see the market supply curve. मार्केट सप्लाई कर्व हमारा थोड़ा फ्लैटर होगा, थोड़ा ज़्यादा फ्लैट होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है सारी फर्म्स का समेशन होता है, इसलिए ये फ्लैटर होगा. नाउ मूविंग फर्दर टू द लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट keeping other factor constant, price and quantity supplied of any commodity has positive relationship. जो प्राइस और क्वांटिटी है, जो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड है उसके बीच क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई. अब इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं. विदाउट दीज अजम्पशन दिस लॉ विल फेल. तो प्राइसेस ऑफ अदर गुड is constant. Second it will be technology is constant, क्योंकि हमने अभी देखा था कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई की. फिक्स्ड प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Okay, next will be no change in taxation. जितने भी हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे वही डिटर्मिनेंट्स हमारे अजम्पशन के लिए भी हैं. गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन सेम. जो भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं प्रोड्यूसर के, तो बेसिकली जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे सप्लाई के वो सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे अंडर लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? दैट देयर इज
डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड of a commodity, keeping other things constant or keeping other factor constant. बट हमारा जो ये लॉ ऑफ सप्लाई है वो कभी कभी फेल भी हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कभी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देखिए, या फिर एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं, या पेरिशेबल गुड्स हैं, या रेयर गुड्स हैं, उनकी प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ाई या घटाई जा सकती। वहाँ पे हमारा क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो फेल है। इन सारी चीज़ों पे हमारा जो भी रेयर चीज़ें हैं वो तो आप उनकी सप्लाई बढ़ा या घटा नहीं सकते हो, प्राइस बढ़ा या घटा नहीं सकते। अब जैसे हमारे बैकवर्ड नेशंस हैं, वहाँ पे अगर जो है प्राइसेस किसी चीज़ की बढ़ गई तो वहाँ सप्लाई नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उनके पास क्या, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं, वो चीज़ें ही नहीं है कि वो प्राइस बढ़ गया तो अब हम सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। तो कई जगह जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई फेल भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एप्लीकेबल है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बस वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी। जैसे हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, तो एग्रीकल्चरल गुड्स की प्राइस बढ़ गई तो भी आप वहाँ पे सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि एक बार आपने जो हार्वेस्ट कर लिया, आपने जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कर ली है, अब उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हो। वो बात अलग है कि आपने वेयर हाउस में रखा हो, वहाँ से बढ़ा सकते हो, बट आप ऑल टुगेदर एकदम बिगिनिंग से आप जो है उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो। सो दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जो हमारा प्राइस है और हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है उसके बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग एक्सटेंशन of supply curve, then contraction of supply curve। जो भी हमारा एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बेसिकली प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से ही होता है। जो कमोडिटी की प्राइस खुद होती है, जैसे हमारी कमोडिटी एक्स है तो प्राइस ऑफ एक्स, हमारी खुद की कमोडिटी में अगर प्राइस में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व भी कहते हैं। उसी सप्लाई कर्व पे हम ऊपर या नीचे हो जाते हैं। सपोज दिस इज आवर प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, दिस विल बी एक्स, दिस विल बी वाई एंड हियर यहाँ पे हमारी एक प्राइस चल रही है, एक क्वांटिटी, यहाँ हमें क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है। प्राइस हमारी 20 से 25 हो गई और क्वांटिटी सप्लाई हमारी 100 से 150 हो गई। तो 20 पे तो हमने देखा कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई 100 थी और 25 पे हमारी 150 हो गई। तो यहाँ हमने बनाए 2 डॉट्स, ये हमने बनाया सप्लाई कर्व। तो जो ये प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, उसी सप्लाई कर्व पे हम उसी सप्लाई कर्व पे हम आगे बढ़ गए। ठीक है, हम यहाँ E पॉइंट से E1 पॉइंट पे चले गए। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक्सटेंशन। फिर हमने देखा कि हमारी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड फिर से हमारी 20 फिर 15 हो गई और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी 70 थी और फिर 100 हो गई। फिर से हमने ग्राफ ड्रॉ किया, इधर प्राइस इधर क्वांटिटी सप्लाइड हमने देखा। तो प्राइस विल बी 15, आफ्टर दैट 20 एंड हियर इट इज 70 एंड देन 100। तो पहले हमने देखा कि ये रहा हमारा सप्लाई कर्व। पहले हम इस पॉइंट पे थे और
फिर हम इवन पॉइंट पे आ गए क्योंकि यहाँ से हमारी प्राइस घट गई और हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो गया सप्लाई कर्व का, वो हम एक ही कर्व पे ऊपर से नीचे की तरफ आ गए और यहाँ पे हम उसी कर्व से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ गए। तो सो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। इसे हम मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व भी कहते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। Okay, first one will be increase and second one will be decrease. जो भी शिफ्टिंग होती है हमारे सप्लाई कर्व की वो अदर फैक्टर्स की वजह से होती है। इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जो अदर डिटर्मिनेंट्स थे, जैसे प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, प्राइस ऑफ इनपुट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट टैक्सेस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो ये अदर थिंग्स जिन्हें हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, उन फैक्टर्स में अगर चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शिफ्टिंग होती है सप्लाई कर्व। ओके, नाउ प्राइस तो हमारी सेम ही रहेगी जो प्राइस चल रही थी। अब हमारा ये है सप्लाई कर्व जो ओरिजिनल है। अब व्हेन वी वांट टू शो द इंक्रीज इन सप्लाई कर्व, सो इन दैट कंडीशन आवर सप्लाई कर्व विल मूव टू राइटवर्ड, इट विल शिफ्ट टू S1। यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं राइटवर्ड से, इंक्रीज इन सप्लाई। अब अगर हमें डिक्रीज इन सप्लाई शो करना है तो हमारा कर्व जो होगा वो क्या करेगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा S2 पे। यहाँ पे हम डिक्रीज शो कर रहे हैं अपने सप्लाई को। प्राइस तो हमारी ऑल थ्रू आउट सेम ही रहेगी क्योंकि प्राइस में चेंजेस नहीं आए हैं। तो S1 पे S2 पे हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी हो गई QS2, S पे हमारी क्वांटिटी सप्लाई हो गई QS और S1 पे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड हो गई QS1। ओके, नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस थ्रू आउट सेम है बट इंक्रीज भी हो रहा है शिफ्टिंग से और डिक्रीज भी हो रहा है शिफ्टिंग से। क्यों? क्योंकि जो अदर फैक्टर्स हैं, जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनकी वजह से हमारी सप्लाई बढ़ या फिर घट रही है। I hope student these topics are clear to you. Now we will further talk in the class. Thank you.